हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विज्ञान में भौतिक विज्ञान जो हमारा पहला पाठ है प्रकाश, तो उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं और उसके कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रकाश होता क्या है ये हम जानते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश, इसको अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? यह एक प्रकार की, यह क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है तथा यह निर्वात में भी गमन कर सकती है। तो इसके कुछ गुणों के बारे में भी लिखना हो तो गुण क्या होते हैं? गुण में आप लिखोगे विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग निर्वात में भी गमन कर सकती है। या इसका जो गमन होता है वो निर्वात में होता है। जो चाल होती है प्रकाश की, जो चाल है, चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है जो निर्वात में गमन कर सकती है और जिसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऐसे जो भी प्रकाश के गुणों के बारे में आपको लिखना होगा या समझना होगा तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। इसके बाद में पूछा जाता है जो प्रकाश तरंग होती है वो 3 प्रकार से जो है इस तरंगों को देखने को मिलता है। नंबर 1, जो प्रकाशिक किरणें होती हैं वो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज के रूप में जो है एक वस्तु से एक प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? जब कोई प्रकाशिक किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के आपतित होती हैं। बहुत सारी प्रकाशिक किरणें हैं, जैसे मान लीजिएगा ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारी प्रकाशिक किरणें आकर के यहाँ पे एक जगह पे मिल रही हैं, एंटर हो रही हैं, एक जगह प्रवेश करती हैं, आकर के वहाँ पे कनेक्ट होती हैं। तो ऐसी जो किरणों का जो पुंज होता है तो उसको हम बोल देते हैं अभिसारी किरण पुंज। दूसरा हो गया अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो अपसारी किरण पुंज इसमें लिखोगे जब प्रकाशिक किरणें किसी एक बिंदु पर आकर आपतित होती है तो उस किरण पुंज को हम प्रकाश जो है अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा हो गया अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज तो जब प्रकाशिक किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे मान लीजिएगा, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ से जो है प्रकाशिक किरणें जस्ट इसके अपोजिट रहता है, यहाँ से प्रकाशिक किरणें कोई यहाँ से जा रही किधर दूसरे डायरेक्शन में जा रही, तो ऐसे जो प्रकाशिक किरणों का जो पुंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपसारी किरणपुंज, उसको हम अपसारी किरणपुंज बोलते हैं, अपसारी किरणपुंज। दूसरा हो गया, दो हो गए, तीसरा हो गया आपका समांतर किरणपुंज। जब कोई प्रकाशिक किरण समान दूरी पर, बीच की जो दूरी हो समान दूरी पर एक दूसरे से गमन करती हैं अथवा प्रकाशिक किरणें कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, करती हैं उन किरणों को समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे एक जैसे किरण जा रही है, इसका गमन हो रहा है ऐसे, ठीक है, और ऐसे ही दूसरी किरण का गमन हो रहा है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, बीच का जो गैपिंग है वो समान दूरी है, तो ऐसी किरणों को ही हम प्रकाशिक जो किरणें होती हैं उनको समांतर किरणपुंज कहते हैं। इसके बाद में जो किरणों का एक गमन हो गया उनको हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हम पढ़ना चाहेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाशिक किरण किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो उसे इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे एक चिकना या हमारा पालिशदार, ये एक हमारा दर्पण है, यहाँ पे दर्पण है, ये हमारा दर्पण हो गया जिसका M1 और M2 द्वारक है। यहाँ पे जब कोई प्रकाशिक किरण, मान लीजिएगा कोई प्रकाशिक किरण ऐसे आई और आकर के इस दर्पण से टकराई, ठीक है, और टकराने के पश्चात वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई, ऐसे आई और ऐसे आके वापस लौट गई। अब यहाँ पे इसके बीच का हमको एंगल निकालना होगा, तो हम इस पर क्या करेंगे, इस
समतल दर्पण पे एक लंब डालते हैं, जिसको तल पर जो ये लंबवत होता है इसको हम बोलते हैं अभिलंब। ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी आपतित किरण थी, आपतित किरण। और ये हमारा हो गया परावर्तित किरण। यहाँ पे जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण एंगल बनता है, कोण बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण, जिसको आई से इंडिकेट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी होते हैं। पहला नियम है हमारा पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, वर्तित तथा विलंब, तथा अविलंब। अविलंब तीनों एक बिंदु पर होते हैं। दूसरा है नियम आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर कोण आर सदैव बराबर होते हैं। सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे आपने प्रकाश का परावर्तन भी समझ लिया गया है। अब पुनः हम थोड़ा इसका रिवाइज करते हैं। जैसे प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। गुण में आपको समझना होगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, एक अनुप्रस्थ तरंग के रूप में प्रकाश जो है गमन करता है। गमन जो इसका होता है वो निर्वात में भी इसका जो है गमन कर सकता है, आसानी से निर्वात में भी गमन कर सकता है। जो इसकी चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और सदैव जो है वो निर्वात में भी गमन करता है। और प्रकाश किरण जो पुंज होते हैं वो 3 प्रकार से इनका जो है प्रकाशिक किरण पुंज देखने को मिलता है। पहला हो गया अभिसारी किरण पुंज, तो किसी प्रकाशिक किरणों का वो पुंज जो किसी एक बिंदु पर आकर के आपतित हो, तो ऐसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा हो गया अपसारी किरण पुंज, तो ऐसा प्रकाशिक किरणों का ऐसा पुंज जो किसी एक बिंदु से आता हुआ अथवा जाता हुआ प्रतीत होता है, तो ऐसे प्रकाशिक किरण को, इस पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा हो गया आपका समांतर किरण पुंज, तो ऐसी प्रकाशिक किरणें जिनके बीच का अंतर सदैव समान रहता है और बीच की दूरी समान बनी रहती है, तो ऐसी प्रकाशिक किरणों को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का सदैव जो धरातल पर गमन होता है वो सदैव समांतर किरण पुंज के रूप में आकर के जो प्रकाश पर धरातल पर आकर के गमन होता है। दूसरा इसके बारे में आपको पढ़ना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश में जो जब कोई प्रकाशिक किरण किसी चिकनी अथवा पालीदार सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना पर ही आधारित हमारे पेड़ों से छाया बनती है, पेड़ों से हमें शीतल ठंडी छाया मिलती है। जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो भी प्रकाश के परावर्तन की घटना पर ही आधारित होती है, जो परछाई बनती है। और प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब जो होते हैं वो तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा प्रकाश वो एक ही बिंदु पे जो होंगे, वहाँ पे आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही पॉइंट पे रहेंगे। दूसरा होता है आपतित किरण में जो आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है, इसका मान सदैव बराबर होता है। अर्थात जिस एंगल से प्रकाशिक किरण किसी चिकनीदार पाली सतह पे आकर टकराती है, तो उसी एंगल के साथ में जो है उसका परावर्तन भी हो जाता है, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होती है। और ये दोनों नियम हो गए और प्रकाश के परावर्तन की घटना का सचित्र आपको अध्ययन भी देखने को मिला है।
समतल दर्पण पर आधारित, जो हमारा प्रकाश के परावर्तन पर आधारित, प्रकाश के परावर्तन पर आधारित प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन पर आधारित जो हमारे कुछ प्रकाशिक यंत्र होते हैं, पहला हो गया हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण क्या होता है? तो ऐसा दर्पण जिसके दोनों पृष्ठ बराबर अर्थात समतल होते हैं। उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का स्थितियां क्या होती हैं? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण स्थिति, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण स्थिति क्या होती है? जब किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो सदैव कितना होता है? समतल दर्पण में सदैव वस्तु का सीधा तथा पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। पहली कंडीशन होगी। समतल दर्पण में वस्तु का फुल प्रतिबिंब बनने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु के आधे होनी चाहिए। पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु के आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु v वेग से गुजरती है तो दर्पण में उस वस्तु का टू वी अर्थात 2 गुना 2v वेग प्रदर्शित होता है। वेग प्रदर्शित होता है अर्थात 2 गुना वेग जो है उसके सामने जो गुजरने पर 2 गुना वेग प्रदर्शित होता है।
तो ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की ये स्थितियाँ होती हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समतल दर्पण में अपना पूरा इमेज प्राप्त करने के लिए, पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो सदैव वस्तु के आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब आभासी तथा पार्श्वक्रम में बनता है। पार्श्वक्रम अर्थात जो लेफ्ट रहता है वो राइट में शो करता है। जैसे जो हमारा, जैसे मान लीजिएगा जो पार्श्वक्रम को, जैसे ए आर है ना, तो ये जो हम पार्श्वक्रम का मतलब हो गया, ये इस सीक्वेंस में दिखाई देगा समतल दर्पण में। तो ये क्रम होता है, पार्श्वक्रम जो लेफ्ट वाला होता है वो राइट की ओर जो है मुड़ा हुआ दिखाई प्रतीत होता है, ना कि हेड टू टेल चेंज होता है, केवल पार्श्वक्रम चेंज हो जाते हैं। जो लेफ्ट वाला होता है वो राइट सिचुएशन में दिखाई पड़ता है। तो ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रतिबिंब की स्थितियाँ होती हैं, ऐसे जो है उसमें बनता है। दूसरा जो हो गया आपका गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले, कांच के खोखले, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, कटा हुआ भाग गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक हो गया उत्तल दर्पण। तो इसमें लिखोगे ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी जो परावर्तक सतह होती है, जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। बाहर की ओर उभरी हुई होती है। जैसे यहाँ पे हम, ये हमारा, ये जो हमारा समतल दर्पण होगा, मान लीजिए ये ऐसे है, इधर हमारा जो है ना, इधर आप क्या जिंक ऑक्साइड का जो है लेप कर दिया जाता है। तो जो हमारी ये रिफ्लेक्टिव सरफेस जो मिलेगी, ये यहाँ पे जब कोई प्रकाशिक किरण आएगी तो यहीं से रिफ्लेक्ट करेगा। वो जो परावर्तक सतह होती है जहाँ से प्रकाशिक किरण जो है रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, उसको परावर्तक सतह बोलते हैं। और इधर जो अंदर की ओर, इधर सदैव बाईं की ओर जो होता है रिफ्लेक्टिव एंगल रखा जाता है। इधर जो है वो लेप कर दिया जाता है, जिससे जो सरफेस एक जो है वो परावर्तक सतह प्राप्त हो जाए। दूसरा भी जो है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है। ठीक है, अंदर की ओर धसी हुई होती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिएगा, ये हमने बना दिया, यहाँ पे इधर हमने क्या कर दिया, इधर हमने जिंक ऑक्साइड का जो हमने यहाँ पे लेप कर दिया। तो जो हमारी एक सरफेस जो प्राप्त हो गई, ये वाली, ये हमारी, जैसे इसमें हमारी ये परावर्तक सतह थी, और यहाँ पे कौन सी हो गई, ये हमारी परावर्तक सतह हो गई। तो इस प्रकार जो है
ये हमने दो प्रकार के दर्पणों को पढ़ा, गोलीय दर्पणों को पढ़ा, जिसमें उत्तल दर्पण हो गया और अवतल दर्पण हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो दर्पण हैं, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम होते हैं उनके बारे में अभी जो है बात करते हैं। अब गोलीय दर्पण द्वारा जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं, किन किन नियमों के आधार पर प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, पहला नियम है जब कोई प्रकाशिक किरण, जब कोई प्रकाशिक किरण, जब कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती, आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात आपतित किरण, यहाँ पे परावर्तित किरण हो जाएगी ना, परावर्तित किरण फोकस से होकर गुजरती है, गुजरती है। जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, इसका M1 और M2 क्या हो गया, द्वारक हो गया। ये इसका मध्य पॉइंट जो होता है, द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं, उसको P से प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा हो गया फोकस, और यहाँ से फोकस से और दर्पण के ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का मतलब हो गया ये सेंटर, जो एक कटा हुआ गोला है, इसकी जो त्रिज्या होती है उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको वक्रता केंद्र हो गया। तो जो F होगा और इसके बीच की जो दूरी होगी वो ध्रुव से 2F के बराबर होती है। तो जब कोई प्रकाशीय किरण, मान लीजिएगा ये हमारी ध्रुव से लेकर के और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है उसको, या इस लाइन को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। और इसके इस बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई प्रकाशीय किरण, ऐसे कोई प्रकाशीय किरण यहाँ से चल करके आकर के इस दर्पण पे पड़ती है, इस अवतल दर्पण पे आके टकराती है। तो टकराने के पश्चात इसका परावर्तन कैसे होगा, परावर्तन ये यहाँ से परावर्तित होकर के ये यहाँ से फोकस से होकर के जो है गुजरेगी। ये नियम होता है, इस नियम के थ्रू जो है माध्यम से ये प्रकाशीय किरण ऐसे बिहेव करती है। तो ये पहला नियम होगा, जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर गुजरेगी। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाशीय किरण, जब कोई प्रकाशीय किरण, जब कोई प्रकाशीय किरण फोकस से होकर गुजरती है तब परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ना, हमने गोलीय दर्पण बना लिया, कौन सा है, अवतल दर्पण है। हमने यहाँ पे इसको जिंक ऑक्साइड का लेप करके इस दूसरी जो हमारी सरफेस है, सतह, उसको रिफ्लेक्टिव एंगल बना लिया, परावर्तक सतह बना लिया।
ठीक है, हमने एक मुख्य अक्ष खींच लिया। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से लेकर के और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण का ध्रुव मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण की जो होती है मेन एक्सेस होती है, मुख्य अक्ष होती है, और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और सदैव जो होती है वक्रता, जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? फोकस के 2 गुना होती है। तो यहाँ पे जैसे कोई प्रकाशिक किरण है, यहाँ पे माना कोई प्रकाशिक किरण ऐसे यहाँ से आकर के, ऐसे यहाँ से आकर के, ऐसे आकर के इस ऑब्जेक्ट से, इस दर्पण से आकर के टकराती है। ऐसे कोई प्रकाशिक किरण आई और आकर के यहाँ पे टकराई, तो टकराने के पश्चात जब इसका परावर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब कोई प्रकाशिक किरण कहाँ से, फोकस से होकर के किसी वस्तु पर यहाँ पे आकर के गोलीय दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। तीसरा नियम है जब कोई प्रकाशिक किरण, वक्रता केंद्र से दर्पण से टकराती है, तब परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जैसे यहाँ पे हमने अवतल दर्पण बना लिया, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव हो गया, एफ हो गया, ये सी हो गया। ठीक है। अब जब कोई प्रकाशिक किरण, मान लो ऐसे आकर के प्रकाशिक किरण यहाँ से आके ऐसे टकराएगी, तो टकराने के पश्चात यहाँ पे टकराएगी, टकराने के पश्चात पुनः इसी लाइन में इसी सिचुएशन में जो वापस लौट आएगी। ठीक है। यहाँ पे किसी प्रकार का जो है विचलन नहीं होता है, किसी प्रकार का बिखराव नहीं होता है। जो प्रकाशिक किरण होती है वो सीधे जाती है, सीधे टकरा करके सीधे ही वापस लौट आती है। तो ये तीसरा हमारा जो नियम हो गया। किसी एक गोलीय दर्पण ले लो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, सभी में इसी प्रकार से जो है प्रकाशिक किरणों का बिहेव देखने को मिलता है। इस प्रकार हमने इन नियमों को पढ़ा। इसी नियमों के आधार पे हम आगे अब पढ़ेंगे जो प्रकाशिक किरणों के माध्यम से जो दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थितियों का अध्ययन करेंगे। अब बोर्ड को साफ कर देते हैं। अब पढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। इसलिए थोड़ा फोकस दूरी और ये चीज़ों को बताने का समय नहीं रहा, तो उन चीज़ों को आप साइड में समझ लीजिएगा। फोकस दूरी क्या होती है? जो कोई प्रकाशिक किरण जहाँ पे आकर के परावर्तन के पश्चात आकर के टकराती हैं, मिलती हैं, प्रकाशिक किरणों का एक समूह आकर के वहाँ पे अपसारी किरण पुंज प्राप्त होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? किरणों का उस पुंज को हम क्या बोलते हैं? वहाँ पे उसको फोकस बोलते हैं, जहाँ पे प्रकाशिक किरणें आके टकराती हैं। तो यहाँ पे जो फोकस होता है और फोकस से और उस दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या से लेकर के और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र से लेकर के और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अब अवतल दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब निर्माण स्थितियां, प्रतिबिंब निर्माण स्थितियां। नंबर 1 पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत का मतलब होता है अननोन डिस्टेंस, जिस दो वस्तु के बीच की दूरी हमें ज्ञात ना हो। जैसे मान लीजिए हमने थंडरबर्ड बना लिया, ये क्या है, ये यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का लेप कर दिया गया। यहाँ पे ये दर्पण का ध्रुव है P, और ये यहाँ पे फोकस है, फोकस तल हो गया, और ये यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। मान लीजिए अननोन डिस्टेंस मतलब यहाँ पे अक्ष पे ना होकर के, मुख्य अक्ष पे ना होकर के बाहर यहाँ पे कोई वस्तु है। मान लीजिए ये भी एक वस्तु है, अनंत पे स्थित है, अननोन डिस्टेंस है मतलब अज्ञात दूरी है। तो जब कोई प्रकाशीय किरण यहाँ से, पहला नियम लगाएंगे, जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ऐसे आपतित होगी, तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, ऐसे। दूसरा, इस सिरे से हमने कोई प्रकाशीय किरण गुजरा मुख्य अक्ष के समांतर, हमने ऐसे आपतित की, तो यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन के पश्चात ये भी तो फोकस से जाएगी। परावर्तन के पश्चात सीधी लाइन होना चाहिए। परावर्तन के पश्चात यहाँ से जाकर के प्रकाशीय किरण गुजरेगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा, पहले प्रतिबिंब की स्थिति का आकार, वस्तु की स्थिति तो मालूम ही है, अनंत पे है, तो प्रतिबिंब का आकार कहाँ पे रहेगा, प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की स्थिति पहले देख लो। प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा, बिंदुनुमा रहेगा, अर्थात बहुत छोटा रहेगा। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, फोकस पर, फोकस पे। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगी, तथा उल्टा। दूसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो, वक्रता केंद्र के पीछे स्थित हो, अर्थात अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, तो यहाँ पे यहाँ पे सी, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे इसके पीछे ये भी एक वस्तु है, यहाँ पे कोई प्रतिबिंब, यहाँ पे वस्तु है। अब यहाँ पे हमने मुख्य अक्ष के समांतर यानी प्रकाशीय किरण को आपतित किया, तो कहाँ से, ये फोकस से होकर चली, कहाँ से गुजर गई, फोकस से होकर चली। दूसरा नियम हमने यहाँ कौन सा लगाया, जब कोई प्रकाशीय किरण फोकस से होकर गुजरे तो क्या हो जाती है, वो
परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे परावर्तित किरणें आपस में आकर के टकराती हैं, मिलती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहाँ पे जो है हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो इस यहाँ पे बी डैश और ए डैश अपोजिट बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल लिखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति तो मालूम ही है, वस्तु कहाँ पे है? वक्रता केंद्र के पीछे स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है? प्रतिबिंब की स्थिति, वहाँ पे वस्तु की स्थिति मालूम है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है? वस्तु की स्थिति है फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य। फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक तथा उल्टा। उल्टा। तीसरी कंडीशन हमारी है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वक्रता केंद्र पर स्थित हो। P है, यहाँ पे F है और यहाँ पे C। अब वस्तु हमारी यहाँ पे वक्रता केंद्र पर ही स्थित है। ठीक है, ये B है हमारा, दोनों सिरे हैं ये B के। तो पहला नियम, जब कोई प्रकाशिका मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो क्या होता है? परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाती है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाशिक फोकस से होकर जाती है। ठीक है, जब कोई प्रकाशिक फोकस से होकर के आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है? परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थोड़ा किरणों को सीधा खींच लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? काव्य वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब की प्रकृति, कैसी रहेगी? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो जो उत्तल दर्पण की वो
थी जहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है, या वस्तु को कहाँ पे रखा जाए जो वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बने। तो वो सिचुएशन हमारी तीसरी सिचुएशन होती है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है, अब इस प्रकार ये 3 स्थितियाँ हो गई। अभी बाकी 3 स्थितियाँ और हैं इस अवतल दर्पण की, तो उनका हम अध्ययन करते हैं। चौथी स्थिति है जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। यहाँ पे दर्पण का ध्रुव है, ये हमारा फोकस है। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये इस वक्रता जो केंद्र है इसका, जो गोलीय दर्पण है इसका सेंटर है, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य अक्ष भी कहते हैं और इसको वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने चौथी सिचुएशन पढ़ रहे हैं जब वक्रता केंद्र और इस फोकस के मध्य कोई वस्तु स्थित हो। यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक भी वस्तु है और जब हमने मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकाशीय किरण को आपतित किया तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से जाएगी, पहला रूल है। प्रकाल की मदद से हम इस सेंटर को खींचेंगे, इस वक्रता केंद्र को खींचेंगे और वहाँ पे जहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे हम प्रकाल की नींव को रखते हैं वो हमारा वक्रता केंद्र होता है और वक्रता केंद्र से और इसके बीच की जो हाफ दूरी रहेगी उसको वहाँ पे फोकस दूरी होगी। जब आप उसको इक्वलेट बनाएंगे तो आपका जो भी इमेज आएगी वो बिल्कुल क्लियर आएगी। जहाँ पे जिस स्थिति को, जहाँ पे जिस स्थिति को बनना होगा वो क्लियर स्थिति वहाँ पे बनेगी, आपको प्रतीत होगी। दूसरा, हम यहाँ पे दूसरे नियम का प्रयोग करते हैं। जब कोई प्रकाशीय किरण फोकस से होके गुजरती है तो क्या होती है, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या होता है, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थोड़ा यहाँ पे लाइन को थोड़ा सीधा करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। यहाँ पे वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र के पीछे प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, पांचवी सिचुएशन, पांचवी स्थिति क्या है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। फोकस पर स्थित हो।
यहाँ पे दर्पण का ध्रुव हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तु कहाँ पे है? फोकस पे स्थित है। यहाँ पे एक भी एक वस्तु है, यहाँ पे स्थित है। पहला नियम, जब मुख्य अक्ष के समांतर को प्रकाशीय किरण को आपतित किया जाता है तो ये कहाँ से गुजरती? फोकस से होकर गुजरती है। सेम वही नियमों का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हम जो है यहाँ से प्रकाशीय किरण को गुजार नहीं सकते। दूसरा तो यहाँ पे तीसरा नियम लगेगा, जब कोई प्रकाशीय किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से होगी, ऐसे गुजरेगी। तो ये तो आपने पढ़ा है ना, भी नियम बताए हुए हैं। तो गुजरने के पश्चात सीधी डायरेक्शन में आती है, इधर सीधे डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, उसी रूट में, उसी रास्ते से आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऐसे जाएगी और यहीं से वापस लौट आएगी। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे? अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार रहेगा बड़ा। जहाँ भी कोई चीज़ मिलेगी वहाँ पे कोई प्रकार का पर्दा मिलेगा तो वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब का आकार विवर्तित रहेगा, बड़ा, विवर्तित बड़ा। प्रकृति क्या रहेगी? प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। अब लास्ट कंडीशन है, लास्ट स्थिति है, छठी स्थिति है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के मध्य स्थित हो। जहाँ पे वस्तु स्थित है, ये भी एक वस्तु है जहाँ पे स्थित है। तो पहला नियम, जब कोई प्रकाशिका मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से आती है? फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, पहला नियम। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाशिक, तीसरा यहाँ पे लगेगा तो वक्रता केंद्र से, तो ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? सीधे वापस लौट आएगी। पुनः वापस उसी मार्ग में, उसी स्थिति में वापस लौट आती है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? यहाँ पे देखो, ये दोनों किरणें जो है आपस में दूर हटने का प्रयास कर रही हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो इधर से जब हम देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि कहीं किरणें किसी बिंदु से जो है एक बिंदु से टकरा करके वापस आ रही हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम जो है एक काल्पनिक रेखाओं खींचते हैं और लगेगा कि ये किरणें कहीं से जो है आपस में ज्वाइन होकर के, जो सम्मिलित होकर के जो है आ रही हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट सिचुएशन होती है अवतल दर्पण की, जो ये लास्ट स्थिति होती है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य होती है, तो वहाँ पे ही केवल ऐसा प्रतिबिंब बनता है जहाँ पे आभासी तथा सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है।
तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी, आभासी तथा सीधा। इस प्रकार जो हमारा अवतल दर्पण था उसकी जो छाव स्थितियां हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद हम उत्तल दर्पण का द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थितियों का अध्ययन करेंगे।